Dear students of 12th class who are going to giving the JEE and NEET, for them we are going to make few videos especially on the previous year questions। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट 29 जुलाई पर डिक्लेयर की गई है, तो इसलिए अभी हमारे पास 2 महीने के लगभग हैं और इन 2 महीनों में बीकेजी क्लासेस लगभग 60+ वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अपलोड कर देगा। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आप डेली एक वीडियो कम से कम देखें, 2 वीडियो कम से कम देखें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, जिससे कि आपकी घर बैठे नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखें और दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा तीसरा वीडियो है नीट और AIPMT के क्वेश्चंस पर ऑन द टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले 2 वीडियोस में मैं लगभग 21 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ मैंने 22 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है और ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये AIPMT 2010 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपको साइड में डिस्प्ले हो रहा है। कहा यह गया है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। किसको? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। पहले मैं आपको उसकी थ्योरी समझा दूं। जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके साथ सीरीज में क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कितना लगेगा, कितनी वैल्यू का लगेगा, उसका एक फार्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। R = V/IG - G। अब ध्यान से देख लें IG क्या होता है। जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में भेजा जा सके जिस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाए, तो हमको IG क्वेश्चन में दिया गया 30 मिली एम्पियर, जिस करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर का। और कितने वोल्ट की रेंज का चाहते हो आप वोल्टमीटर? 30 वोल्ट का। तो बस R की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना था? V की वैल्यू क्या रखनी थी? 30। IG की वैल्यू कितनी थी? 30 मिली एम्पियर 10⁻³ माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था? 100। बस एक स्टेप में सॉल्यूशन आपका आ गया। 30 से 30 कैंसिल, 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा, और -100। तो कितना आंसर आ गया आपका? 900 ओम। अब चारों ऑप्शन में से आप देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। अब हम क्वेश्चन 23 की ओर चलते हैं। ये हमारा 22 कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो भी AIPMT 2010 में आया हुआ है। आपको दिख रहा है उधर, ये किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है। और मैं केवल सीधे सीधे आपको किरचॉफ्स लॉ के कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड है। पहला लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, या ये कह दे कि पहला लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ करंट पे बेस्ड है, या कह दे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। और जो सेकंड लॉ है आपका वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो पहला लॉ किस पर बेस्ड है आपका? कंजर्वेशन ऑफ करंट कह दें, या क्या कह सकते हैं आप? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं। और जो सेकंड वाला है वो कौन से कंजर्वेशन पे बेस्ड है? एनर्जी पर बेस्ड है। बस ये दोनों सेंटेंस जहां फॉलो होंगे वो सही होगा। यस, मेरा क्वेश्चन नंबर 24 AIPMT 2009 में आया हुआ है। मैं क्वेश्चन पूरा डिक्टेट करूंगा ये वाला। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज, दिया है, मैंने लिख दिया है, कितना दिया गया है? 4 × 10⁻8 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ओके, टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट वोल्ट पर मीटर। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है जो कितनी एनर्जी दे रही है इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी मतलब क्या होता है भैया? वर्क। और वर्क मतलब क्या होता है आपका? अच्छे से समझते चलिए। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सब चीज़ें आपकी पढ़ी है। यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन पे। तो कितना फोर्स लगेगा? E × कैपिटल E। E इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन फ्री पाथ। और ये जो वर्क किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। और उसको हम एनर्जी के बराबर रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से E कट जाएगा आपका, कैपिटल E की वैल्यू चाहिए तो 2/λ। अब 2 आपको पता है लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है? 4/10⁻⁸। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को हम 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻, कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट
पर मीटर। ये आंसर आपका होना चाहिए, या किसी और फॉर्मेट में हो तो चेक कर लीजिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका वो AIPMT 2009 में आया। एक सर्किट दे दिया और इस सर्किट के लिए नीचे 4 ABCD करके चारों ऑप्शन में 4 इक्वेशनें दी और कहा गया किरचॉफ का रूल लगा के कौन सी इक्वेशन सही है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इक्वेशन बनाते हैं और किरचॉफ के रूल्स के लिए जो फंडा है आपको याद रहना चाहिए कि इक्वेशनें कैसे बनती है। मैं एक बना के बताता हूँ आपको। ऊपर वाले सर्किट के लिए, इस लूप के लिए बनाते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, तो हमने E1 पॉजिटिव लिया। अब ये करंट गया और यहाँ जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आपका, तो माइनस कितना होगा, करंट कितना है I1 प्लस I2 इंटू कितना आ जाएगा आपका R। फिर यहाँ आएंगे और इस लूप के थ्रू इधर घूमेंगे तो इसमें करंट कितना जाएगा, जितना इसने दिया उतना इसमें आएगा। तो इसने I1 यहाँ से निकला है तो I1 अंदर आएगा और वो भी यहाँ ड्रॉप करेगा, तो माइनस I1 इंटू कितना आ जाएगा R1 और इक्वल टू आप क्या लिख देंगे 0। तो ये जो इक्वेशन हुई है ये हमारे इस लूप की इक्वेशन है और मेरे ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रही है, इसलिए मैं दूसरे किसी लूप को बनाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन सही होता है और मेरी पहली इक्वेशन, पहले लूप की पहली इक्वेशन ही क्या कर रही, मैच कर रही है फर्स्ट ऑप्शन ए से। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 AIPMT 2009 में आया है। इसमें क्या है, अपने को जो क्वेश्चन दिया गया है मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके लिए। अ स्टूडेंट्स मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ अ सेल एज अ फंक्शन ऑफ द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन V एंड I रेस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो अपने से स्लोप पूछा है और इंटरसेप्ट पूछा है। मैं फिर याद दिला दूँ, आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का एक फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल टू E माइनस IR। ओके, इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदला, माइनस IR को आगे लिखा, E को पीछे लिखा हमने। तो माइनस IR क्योंकि R तो क्या है आपका फिक्स है इंटरनल रेजिस्टेंस, आप I को चेंज कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में V चेंज हो रहा है, तो V इक्वल टू माइनस R ब्रैकेट के अंदर लिखा I प्लस E। अब आपका I कैसा रोल कर रहा है, x का, और v किसका कर रहा है, y का। जो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई है y इक्वल टू mx प्लस सी, x बदलते जाते हैं तो y बदलते जाता है। इसी प्रकार i बदलोगे तो क्या बदलेगा आपका, v बदलेगा। तो यहाँ पर m का रोल कौन अदा कर रहा है आपका, माइनस r, और m होता है स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप क्या हुआ आपका माइनस r। और ये जो प्लस सी आता है mx प्लस सी, c इंटरसेप्ट बताता, तो यहाँ प्लस सी की जगह कौन आया है, e आया है। तो यहाँ इंटरसेप्ट का काम कौन कर रहा है, e कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 वो भी AIPMT 2009 में आया हुआ है। उसको समझाने से पहले, क्वेश्चन में क्या दिया उससे समझने से पहले एक अच्छी सी चीज़ आप ये समझो। अगर कोई वायर जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R हो और वो सर्कल के रूप में बेंट हो, तो उसके दो डायमीटर्स के बीच में अगर हमने दो पॉइंट बना लिए A और B, ऐसे दो पॉइंट ले लिए और पूछे कि अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल R था, तो ऊपर वाले टुकड़े का कितना होगा R/2, नीचे वाले का कितना होगा R/2, क्योंकि आधा आधा टूट जाएगा। ठीक है, अब दोनों पैरेलल में लगे हैं, R/2 ऊपर R/2 नीचे, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, हमेशा ध्यान रखना R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो नीट में पिछले 30 सालों में इसमें के 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको हेल्प करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वायर, इसका रेजिस्टेंस सीधे सीधे नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये जो रेडियस है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ओके, और इसका जो वायर बना हुआ उसका पर मीटर रेजिस्टेंस कितना है 12 मीटर। तो आप पहले ये पता करो कि वायर कितने मीटर में बना होगा, इसकी लंबाई कितने मीटर होगी, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो उसका नेट रेजिस्टेंस पता चलेगा। तो कैसे पता करोगे, पहले ये वायर की रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहले इसकी लंबाई निकालना पड़ेगी, लेंथ। लेंथ किसके बराबर होती है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, r कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया मैंने, ये हुआ उसका सरकमफेरेंस। परंतु अपने को सरकमफेरेंस के साथ साथ क्या निकालना, उसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल, कैंसिल कर ले अपन यहाँ से, कितना हो जाएगा 10, तो π/5 कितना हुआ π/5, और इनटू ये इतने मीटर है और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस आ गया। फिर क्लियर कर दूँ, सरकमफेरेंस क्या बता रही, पूरे वायर की लंबाई,
और 1 मीटर के कितना रजिस्टेंस है 12, तो फिर मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पूरे वायर का रजिस्टेंस आ गया। अब इसको यहाँ रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू π/5 इंटू 12 अपॉन कितना आ जाए 4। अब आप इसको इससे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा आपका ये 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, तो 0.6 पाई ओम, रजिस्टेंस की यूनिट जो रहेगी आपकी वो ओम लिखना है। ये नेट रजिस्टेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन नंबर 28 में जो कि 2008 की AIPMT में आया हुआ है, हमको इस 1 ओम के रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, या ये कहा जा सकता था कि Mn के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल बराबर होता है करंट जो भी बह रहा हो I इंटू रजिस्टेंस, रजिस्टेंस कितना है 1 ओम, रख दिया हमने। अब करंट कितना बहेगा इस आर्म में, ये पहले पता होना चाहिए। इस आर्म में कितना करंट फ्लो होगा, मैंने मान लिया इसमें I फ्लो हो रहा, तो I कितना होगा निकालते हैं। पहले हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना आ जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि ये जो 4 ओम है इसमें से करंट बह रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा आपका इन दो टर्मिनल्स के बीच में I इंटू R, 1 इंटू 4 मतलब 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, 4 वोल्ट यहाँ पर भी होगा और इन दो टर्मिनलों के अक्रॉस भी 4 होगा। ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ जाइए। 4 यहाँ होने का मतलब है कि 4 यहाँ, इन दो के बीच में 4 है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट के बीच में कितना है 4 वोल्ट, तो कुल मिला के 4 वोल्ट यहाँ पर भी लागू है, तो 4 वोल्ट यहाँ है। तो अब इसमें करंट कितना बहेगा इस सर्किट में, अब अपने को करंट निकालना है, तो करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन टोटल रजिस्टेंस। अब वोल्टेज तुम्हें पता है कि यहाँ कितना अक्रॉस हो रहा है 4, और टोटल रजिस्टेंस इसका 1 प्लस ये जो है 0.5 और 0.5 पैरेलल में लगे हैं, और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में बराबर बराबर वैल्यू को रखते हैं तो आधा हो जाता है, नेट हाफ हो जाता है। तो 0.5 और 0.5 का दोनों का हाफ करूँगा तो कितना हो जाएगा 0.25, तो आंसर आ जाएगा 4/1.25। ये मेरा क्या हुआ करंट। अब ये करंट की वैल्यू मेरे को यहाँ रख देनी चाहिए, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/1.25। सॉल्व करना है तो आई थिंक मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ, 400 अपॉन क्या कर देता हूँ 125, 25 से कैंसिल करते हैं अपन इसको, है ना, तो 25 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और अपॉन में आ जाएगा 5, 16 तो हो जाएगा 3.2 वोल्ट। आपका ऑप्शन देखिए 3.2 वोल्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 AIPMT में 2008 में आया है, इस पर डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हमको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल जिसने क्लासरूम में अच्छे से करा है या पोटेंशियोमीटर को अच्छे से समझा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानता है। एक होता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V-1, और जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो प्रैक्टिकल में E इक्वल टू आता है KL1 और V इक्वल टू आता है KL2, यहाँ रख देते तो L1/L2 आ जाता है। तो ये बैलेंसिंग लेंथ है, L1 हमको दी हुई है 110 सेंटीमीटर, L2 दी हुई है 100 सेंटीमीटर। अब किसको L1 मानते हैं किसको L2, ये थोड़ा प्रैक्टिकल के वक्त आपको पता चलता है। L1 कब, जब हम क्या करते हैं जो रजिस्टेंस बॉक्स है उसका यूज़ नहीं करते हैं, ओके, जब हम सेल से करंट नहीं ले रहे हैं तब की लेंथ L1 है। जब हम सेल से करंट लेना चालू कर देते हैं रजिस्टेंस बॉक्स से रजिस्टेंस निकाल लेते हैं, सर्किट यूज में आने लग जाता है सेकेंडरी, उस वक्त की लेंथ क्या है आपकी 100 सेंटीमीटर। बस ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए आपको, ये आप प्रैक्टिकल करते हो 12th में। R की वैल्यू 10 है यहाँ पर, और यहाँ क्या करना है आपको, L1 की वैल्यू कितनी है 110 अपॉन कितना आएगा 100 -1। और एक चीज़ और अच्छी बता दूँ आपको, L1 हमेशा L2 से ज़्यादा होता है, कभी भी L1 L2 से छोटा होता ही नहीं है। तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन रहे तो बड़ी वैल्यू ऊपर रख दो, छोटी वैल्यू नीचे रख दो। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 11/10 तो 10 एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा 11 - 10, 10 से 10 कट गया, 11 में 10 गया, कितना आ गया 1 ओम। ये आ गया आंसर आपका। इट्स ओवर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका AIPMT 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन उधर डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। अगर किसी वायर को खींचकर स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को दुगना कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 4 टाइम्स। अगर खींचकर इसकी लेंथ को 3 टाइम्स कर दें, तिगुना कर दे तो रेजिस्टेंस हो जाता है 9 टाइम्स। अगर खींच के उसकी लेंथ n टाइम्स कर दें तो नया रेजिस्टेंस R' कितना हो जाता है आपका
n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने उसकी लेंथ कितनी बढ़ाई है, ट्वाइस नहीं करी है, केवल उसकी 10% बढ़ाई है। तो 10% बढ़ाने पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1 लिखा जाएगा या 1.10 लिख दीजिए आप। और उसका क्या करिए, स्क्वायर इंटू आर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर होता है 1.21 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। तो अगर किसी रेजिस्टेंस की लंबाई 10% खींचकर बढ़ाई जाती है तो उसका जो नया रेजिस्टेंस हो जाता है वो 21%, यहाँ से डाटा निकालिए आप, 21% बढ़ जाता है। या ये कह दे कि पुराने रेजिस्टेंस का कितना हो जाता है, 1.21 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। और इसकी रेजिस्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेजिस्टिविटी मेटल पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, थैंक यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। इसमें इन्होंने P, Q, R की वैल्यू दी और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आता चाहिए इसकी वैल्यू नहीं दी। इन्होंने कहा कि एक रेजिस्टेंस X लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस X के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 6 ओम का लगा दें तो सर्किट बैलेंस कंडीशन में हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि 2-2 ओम के 3 रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए और एक आर्म पर एक रेजिस्टेंस X लगा हुआ है अननोन वैल्यू का, उसके पैरेलल में एक 6 ओम का लगा दे तो सर्किट किस में हो गया, बैलेंस में। बैलेंस में होने का मतलब क्या है भाई, इन दो का रेशो इन दो के बराबर होना। मतलब अगर ये 2 है ये 2 है तो एज पर द नॉर्मल थिंकिंग आप कह सकते हो कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आना चाहिए आपका, 2 ओम। जिसने व्हीटस्टोन ब्रिज का अच्छे से प्रिंसिपल पढ़ा उसको समझ में आ जाएगा कितना है, 2 ओम होना चाहिए। अब ये 2 ओम होना चाहिए, ये है कितना, निकालो। 2 पैरेलल में लगे तो कैसे निकालते हैं, x इंटू 6 अपॉन x प्लस 6। पैरेलल में लगे होते हैं 2 तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम निकल आता है नेट, इक्वल टू कितना लिखना है, 2। अब आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2x प्लस 12। ओके, आप 2x को उधर ले जाइए, 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ ये x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 ओम की। जो पहले से रेजिस्टेंस लगा है वो कितने ओम का होगा, 3 ओम का। क्वेश्चन नंबर 32 भी AIPMT में आया हुआ है 2007 में। इसको कई बार पहले CBSE AIPMT लिखते थे क्योंकि AIPMT को CBSE कंडक्ट करता था। नाउ इस क्वेश्चन में आपको एक अमीटर को ज़्यादा रेंज के अमीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब अमीटर है उसकी रेंज स्मॉल है, अब उससे ज़्यादा रेंज के अमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक और शंट लगाना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को सेम टू सेम गैल्वेनोमीटर से अमीटर कन्वर्ट करने वाले हैं जैसा समझे। जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही अमीटर को बड़े अमीटर में, मतलब जिसकी रेंज ज़्यादा हो उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो अमीटर का रेजिस्टेंस है RA हमको क्वेश्चन में दिया है, उसको हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मानेंगे। मतलब हमारा जो RA है वो किसका रोल कर रहा है, G का, या G का रोल कौन कर रहा है, RA, वो 13 ओम है। गैल्वेनोमीटर में जो हम मैक्सिमम करंट भेजते थे IG, उसकी वैल्यू यहाँ कौन है, अमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो कितना है, 100 एम्पियर। अब आप चाहते किस रेंज का अमीटर बनाना, वो है I इक्वल टू 750 एम्पियर। मतलब अभी जो अमीटर है वो 100 एम्पियर तक नोट कर सकता है, परंतु तो आपको जो अमीटर बनाना है वो 750 एम्पियर तक का मेजर करना है, 750 एम्पियर तक का। बस जो आपने शंट का फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर से अमीटर वाले केस में पढ़ रखा है उसको अप्लाई कर दीजिए। S इक्वल टू कितना होता है IG, तो IG की वैल्यू कितनी दी हुई आपको, 100, ये लिख दिया 100 इंटू G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, मतलब अमीटर रेजिस्टेंस कितना है 13 अपॉन I कितना है 750 माइनस IG कितना है 100। आप देखिए यहाँ पर 100 इंटू 13 अपॉन 650, एक जीरो इससे कट जाएगा, 1365 को काटेंगे कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से इसको काटेंगे 10 को तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ये आंसर आ गया आपका। मैच करिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? और ये जो एम्पियर लिखा गया ये मुझसे गलती, ये यूनिट होनी चाहिए ओम, है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट है ये। क्वेश्चन नंबर 33 AIPMT 2007 का है। इसमें कहा गया है कि 2 सेल्स हैं, उनका EMF दोनों का सेम है EE, ओके। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, जिसमें R1 R2 से बड़ा है, और सर्किट के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगाया। पहले मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ, अगर इस सेल से पूरे सर्किट से करंट फ्लो होगा तो कितना होगा,
I इक्वल टू 2E, क्योंकि दोनों का EMF सम हो जाएगा, 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल R और स्मॉल r का सम हो जाएगा। तो I इक्वल टू 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। अब उस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है कि V अक्रॉस द सेल, कौन से सेल की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ा जाए। कौन से सेल? फर्स्ट सेल। ध्यान से देखें अपन, अवर क्वेश्चन नंबर इज द 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है व्हेन द सर्किट इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो। प्रैक्टिकली जो कि संभव नहीं है, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया मतलब ये एलिमेंट काम नहीं कर रहा, तो करंट फ्लो सर्किट में होगा ही नहीं। बट उन्होंने थ्योरेटिकल दिया है, तो थ्योरेटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो यहाँ अपन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो हमने V की वैल्यू क्या रख दी? जीरो। तो E माइनस आई R1 इक्वल टू जीरो, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? E बाय R1। अब ये दोनों I की वैल्यू है, इन दोनों को आपस में क्या कर दो? आपस में इक्वल रख दो, तो कितना आ जाएगा? 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इक्वल टू कितना आ जाएगा? E अपॉन R1। बस E से E क्या हो जाएगा आपका? कैंसल। 2R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, एक R1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू कैपिटल R। ये आपका आंसर मैच कर रहा है कोई से ऑप्शन से, तो ये हो गया फिनिश, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल।